शुरू करें। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में एक बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बिल दिल्ली के संबंध में लेके आई है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चलाने का जो GNCTD एक्ट है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। ये जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। इस बिल में लिखा हुआ है, ये बिल है, अमेंडमेंट बिल, इसकी कॉपी है। ये एक पन्ने का बिल है कुल मिला के, और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है, लोकतांत्रिक हिसाब से देखें और संविधान के हिसाब से देखें, दोनों तरफ से। और दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि जो चुनी हुई सरकार है, मंत्रिमंडल है, वो जो भी फैसले लेगा उसकी फाइल अब LG के पास भेजनी पड़ेगी, हर एक फाइल। तो दो अमेंडमेंट है मेन रूप से इसमें। पहला ये कि दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इसका मतलब यह है कि चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह गया, चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं रह गया, मुख्यमंत्री मंत्री का कोई मतलब नहीं रह गया, सरकार केवल LG साहब होंगे। तो ये एक बहुत ही तानाशाही भरा अमेंडमेंट है। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि हर एक फाइल LG के पास भेजनी पड़ेगी, ये भी अपने आप में एक बहुत तानाशाही भरा है कि फिर सरकार चुनने का मतलब क्या रह गया, फिर चुनाव क्यों करवाते हो, फिर डेमोक्रेसी का दिखावा क्यों करते हो। अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते ही क्यों, ये विधानसभा बनाते ही क्यों, चुनाव कराते ही क्यों, ये लोकतंत्र होने का, लोकतांत्रिक होने का ढोंग क्यों करते हो। मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसकी हिस्ट्री के साथ में। इसका सारा पावर देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली सरकार कैसे बनेगी, दिल्ली में असेंबली कैसे बनेगी, उसमें सरकार कैसे बनेगी, वो सरकार कैसे काम करेगी, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा उसके रिलेवेंट पोर्शंस को आपके सामने पढ़ देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में 239AA एक आर्टिकल है। 239AA में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। दिल्ली की एक असेंबली होगी, विधानसभा होगी। दिस असेंबली शैल हैव पावर टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी with respect to any of the matters enumerated in the state list or in the concurrent list, except matter with respect to entries 1, 2 and 18 of state list। मतलब यह है कि दिल्ली में एक चुनी हुई असेंबली होगी, संविधान में लिखा हुआ है, और इस चुनी हुई विधानसभा के पास स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में शामिल सभी विषयों पर एंट्री नंबर 1, 2 और 18, मतलब पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और ज़मीन, इन 3 मसलों को छोड़ के बाकी सारे मसलों पर, दिल्ली के क्षेत्र में आने वाले सभी मसलों पर कानून बनाने का अधिकार होगा। मेक लॉ, कानून बनाने का अधिकार होगा। ये इसमें संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि संविधान, ये विधानसभा के साथ साथ दिल्ली में देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10%, उसका पूरा कंपोजिशन है। और ये देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एड एंड
एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर। सारे संविधान में राज्यों के पास में यही होता है और इसी तरह से यही बात यहाँ लिखी हुई है कि एक चुना हुआ मंत्रिमंडल होगा, मुख्यमंत्री होंगे और वो एड एंड एडवाइज करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को। यही केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब होता है, यही दिल्ली के बाकी राज्यों के मतलब का होता है। इस संविधान में आगे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड, और ये सब अपने लॉ बनाएंगे और बाकी सारा फंक्शनिंग करेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है संविधान में, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द एलजी एंड मिनिस्टर्स ऑन एनी मैटर एलजी शैल रेफर दिस टू प्रेसिडेंट। अगर एलजी और चुनी हुई सरकार के बीच में कोई मतभेद होगा तो वो मामला प्रेसिडेंट को जाएगा और प्रेसिडेंट के हिसाब से उस पर काम होगा। ये सिंपल सी भाषा में लिखा हुआ है। ये इसलिए कहा क्योंकि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया और जनता के मुद्दों पे काम करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें रह गईं, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए इस संविधान का ये इंटरप्रिटेशन कराना शुरू किया कि एलजी सरकार है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार होगी और चुनी हुई सरकार सिस्टम को चलाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड एंड एडवाइस पे। तो तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बिल्कुल तानाशाही के तरीके से कहना शुरू कर दिया, मैं ही सरकार हूं, मैं ही सरकार हूं, मैं ही सरकार हूं और आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने भी वही जजमेंट दे दिया उनके फेवर में। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने गया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए को इंटरप्रेटेट किया कि इसका मतलब क्या है। मैं वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन जजमेंट के पैरा नंबर 2277 से कुछ लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पैरा नंबर 277 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सुप्रीम इंस्ट्रूमेंट एनविसेजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, ours is a parliamentary form of government guided by principle of collective responsibility। ये एक बेसिक उन्होंने दिया। आगे लिखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच आगे बताती है कि संविधान में लिखे हुए का मतलब है द कैबिनेट ओज ए ड्यूटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर फॉर एवरी एक्शन टेकन इन एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड एवरी इंडिविजुअल मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्ट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है कि हर एक मंत्री और कैबिनेट अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। आगे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहती है, इसको और आगे खोलते हुए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मैंडेटेड ए फेडरल बैलेंस वेयर एन इंडिपेंडेंस ऑफ सर्टेन रिक्वायर्ड डिग्री इज assured to the state governments as opposed in to centralism। ए बैलेंस, सेंट्रलिज्म के खिलाफ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म के बढ़ावा देता है, ऐसी व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट कहते हैं एज अपोज टू द सेंट्रलिज्म ए बैलेंस फेडरल स्ट्रक्चर मैंडेट दैट यूनियन डज नॉट usurp all powers and the states enjoy freedom without any unsolicited interference from the central government with respect to the matter which exclusively fall within their domain। हर एक राज्य की विधानसभा के क्षेत्र में आने वाले दायरे में आने वाले मैटर्स पर केंद्र सरकार ज़बरदस्ती दखलंदाजी ना करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट्स को पूरा फ्रीडम दी हुई है। आगे वो लिखते हैं कि ये जो अमेंडमेंट जिसकी मैंने बात कही 239A की, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 69th अमेंडमेंट से आया था ये। पार्लियामेंट ने दिल्ली में रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस स्थापित की है। The said provision intend to provide for the capital a directly elected legislative assembly which shall have legislative powers over matters falling within the state list and the concurrent list barring those accepted and a mandate upon the lieutenant governor to act on the aid and advice of the council of ministers। 3 सब्जेक्ट को छोड़ के उसके लिए उन्होंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि लेजिस्लेटिव असेंबली और सरकार को दी है। The Legislative Assembly of the Delhi also has the power to make law over all those subjects which figure in the concurrent list and all but 3 excluded subject in the state list। फिर से उसी बात को दोहराया है। आगे लिखते हैं the executive power of the Council of Ministers of Delhi spans over all subject in the concurrent list and all but those 3 subjects। असेंबली को भी पावर है
कैबिनेट को भी पावर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्डर में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ऑर्डर में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है। यूनियन ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव एग्जीक्यूटिव पावर विद रेस्पेक्ट टू एनसीटी ऑफ दिल्ली रिलेटिंग टू द 3 मैटर्स। 3 सब्जेक्ट पे उनके पास में एक्सक्लूसिव पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। In the state list in respect to which the power of the Delhi legislature has been excluded, in respect of other matters the executive power is to be exercised by the government of NCT of Delhi। दिल्ली सरकार बाकी सारे मैटर्स पे 3 सब्जेक्ट को छोड़ के एग्जीक्यूटिव पावर यूज करेगी, ये भी लिखा है। आगे लिखते हैं द एड एंड एडवाइस का मीनिंग। द मीनिंग ऑफ एड एंड एडवाइस एम्प्लॉयड इन द आर्टिकल 239 AA हैज टू बी constituted to mean that the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is bound by aid and advice of the Council of Ministers, and this position holds true to so long as the Lieutenant Governor does not exercise his power to differ. The Lieutenant Governor has not been entrusted with any independent decision making power। ये जो अमेंडमेंट ये ला रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि आपको हर एक डिसीजन एलजी के पास भेजना पड़ेगा, हर एक फाइल भेजनी पड़ेगी, और एलजी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ही हैज टू ईदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हैज टू डिफर एंड सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर किसी मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर, एनी मैटर, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो एनी मैटर को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए एनी मैटर को भी बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 के जजमेंट में। द वर्ड्स एनी मैटर एम्प्लॉयड इन द प्रोविजो ऑफ 239A कैन नॉट बी इन्फर्ड टू मीन एवरी मैटर। इसको हर एक मामला नहीं समझा जाएगा, एनी मैटर का मतलब होगा द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडर द सेड प्रोविजो रिप्रेजेंट द एक्सेप्शन एंड नॉट द जनरल रूल विच हैज टू बी एक्सरसाइज इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बाय द एलजी। बहुत रेयरेस्ट मैटर्स में ये यूज होगा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज होगा, हर एक मामले में एनी मैटर। एनी मैटर का मतलब है कोई बहुत रेयरेस्ट मामला, हर एक मामला नहीं है, जबकि ये अमेंडमेंट कहता है कि हर एक मामला एलजी के पास में भेजना पड़ेगा। द एलजी शुड नॉट एक्ट ऑन in a mechanical manner without due application of mind so as to refer every decision of council of minister to the president। आगे लिख रहे हैं the difference of opinion between the LG and council of ministers should have a sound rational and there should not be exposition of the phenomenon of an obstructionist but reflection of the philosophy of affirmative constructionism। मतलब LG जो है, केंद्र सरकार जो है, वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट की भूमिका नहीं निभाएगी दिल्ली सरकार के द्वारा ली गई पावर्स में, दिल्ली की असेंबली की पावर्स में। एक और पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है इसमें, द स्कीम दैट हैज बीन कंसेप्चुलाइज्ड बाय द इंसर्शन ऑफ 239AA, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको और GNCTD एक्ट को और TBR ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, इन तीनों को साथ में पढ़ें तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं दिस इंडिकेट्स दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर बीइंग द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड शैल बी केप्ट इन्फॉर्म्ड। ये जो कह रहा है कानून इनका नया कि हर एक फाइल पहले भेजनी पड़ेगी एलजी साहब के पास, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही लिख दिया कि संविधान में लिखा हुआ है दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल बी केप्ट इन्फॉर्म्ड विद रेस्पेक्ट टू ऑल द डिसीजन मेकिंग टेकन बाय द मिनिस्टर्स। द टर्मिनोलॉजी सेंड ए कॉपी देयर ऑफ टू द एलजी, फॉरवर्ड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर और सबमिट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर और कॉज टू बी फर्निश्ड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द रूल्स लीड टू ओनली वन पॉसिबल कंक्लूजन that the decision of the council ministers must be communicated to the lieutenant governor, but this does not mean that the concurrence of the LG is required। मतलब concurrence की कोई जरूरत नहीं है LG की transferred subjects में। The said communication is imperative to be keep him apprised in order to enable him। So ये basically मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि संविधान में लिखे हुए का मतलब है कि दिल्ली के चुने हुए मंत्रिमंडल के पास में पूरी पावर्स होंगी। 3 सब्जेक्ट को छोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये अधिकार होगा कि वो अगर किसी मामले पे अलग राय रखते हैं तो वो अपनी राय प्रेसिडेंट साहब को कह के उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन उनसे कंकरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए को समझा दिया है। उसके बाद
अब केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है कि अब ये कानून ले आए हैं और इस कानून में लिख दिया है, इस कानून के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये इसको उलट दे रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को उलटने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को उलट रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर होंगी 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे कैसे सरकार चलेगी? फिर मंत्रिमंडल बनाई क्यों रहो, चुनाव करवाई क्यों रहो? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का अप्रोच है, केंद्र में बैठ के जनता के निर्णय के खिलाफ इस तरह की हरकतें करना, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, पहले तो चुनाव जीतने की कोशिश करना, जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए एमएलएज को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना। और जहां एमएलएज ना बिक पाएँ, दिल्ली जैसी जगह पे, जब वो इसमें भी फेल हो गए कि एमएलएज खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं। और इसमें कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये इस देश के संविधान के ऊपर बहुत खतरा है कि केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या कोई भी कानून पास करके जनता द्वारा चुनी गई सरकार को साइड करके गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए सरकार चलाने का नया तरीका खोज के लाई है, वो भी तब जबकि उसके खरीदने पे उसको एमएलएज नहीं मिल रहे या जनता ने उसको ज़ीरो पे कर दिया। तो ये बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल चीज़ कर रहे हैं। अभी देखेंगे, सारा लीगल एक्सपर्ट से बात करके जो भी ऑप्शंस हैं वो तलाशेंगे कि इसको कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बुरी तरह से चुनाव हार गई, इस बार 0 सीट दी है उसको, और 0 सीट वाली पार्टी अब क्योंकि केंद्र में बैठी है तो पिछले दरवाजे से दिल्ली में सरकार चलाना चाह रही है। लेकिन सर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जब कश्मीर में धारा 370 हटी तब आपने समर्थन नहीं किया, लेकिन हम आपके साथ हैं अभी, उन्होंने ऐसा कहा। थैंक यू।